नमस्ते दोस्तों, मैं सीए अंकिता पटनी आज आप लोगों के सामने आई हूं सीए फाउंडेशन का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 3 यूनिट्स का धमाकेदार रिवीजन करवाने के लिए। मेरे साथ आखिरी तक जरूर बने रहना क्योंकि इस रिवीजन से आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 1, 2 और 3 का डिटेल्ड रिवीजन लेने वाले हैं। आप लोगों से क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं चाहती हूं कि आप लोग सब लोग मेरी चार्ट बुक जो है वो आपके सामने रखो। साथ ही साथ प्लीज टेक अ पेन विथ यू ऑल। फर्स्टली यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन द रिवीजन प्रोसेस। हर कोई सवाल का जवाब आपको देना है, चाहे आप पूरा जवाब दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। जितना आपको देते आ रहा है उतना आपको जवाब देने की कोशिश करनी है। इनफैक्ट अगर आपका जवाब गलत भी हो जाएगा, इट इज ओके, डोंट फील बैड कि बाजू वाला क्या सोचेगा, हाँ या ना। यू ओनली हैव टू थिंक, अच्छा बाजू वाली क्या सोचेगी, ओके। यू ओनली हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्व्स। आज रिवीजन में आपने गलत जवाब दिया, दैट यू कैन अफोर्ड एज कंपेयर टू गलत जवाब देना इन दोस 3 आवर्स ऑफ द एग्जामिनेशन। लुक, व्हेन यू आर रिवाइजिंग, अगर ऐसा भी हो सकता है कुछ कुछ सेक्शन है जो आपको याद नहीं आया, या जैसे मैंने अब बताया आपने कुछ जवाब तो दिया बट वो जवाब गलत था या आधा गलत था। आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल कि आप उसी कॉन्सेप्ट के वहां पे आपके चार्ट बुक में उसे मार्क कर दीजिए, जो भी स्टार मार्क है या हैशटैग है, ताकि घर पे जब आप इस कॉन्सेप्ट को वापस से रिवाइज करोगे ड्यूरिंग द प्रेपरेटरी लीव, यू विल टोटली अंडरस्टैंड कि ये सेक्शन पे मेरे को ज्यादा फोकस देना है क्योंकि क्लासेस के दौरान ये सेक्शन मेरा वीकनेस था। देखो, ये चार्ट बुक मैंने जनरल मैनर में बनाई है। ये बेसिकली 25 पेज में मैंने पूरा 60 मार्क्स का लॉ कवर तो कर दिया है, बट यू हैव टू कस्टमाइज दिस बुक अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। इट इज नॉट कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स रिक्वायरमेंट। जनरली ये 25 पेजेस में ये पूरा 60 मार्क्स का सिलेबस कवर तो हो चुका है, बट देखो एवरी चाइल्ड इज अ डिफरेंट चाइल्ड। किसी के लिए कुछ वीकनेस है, उसी के फ्रेंड के लिए हो सकता है उसकी स्ट्रेंथ है, या इसकी स्ट्रेंथ हो सकता है उसकी वीकनेस है। सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर स्ट्रेंथ इज and what your weakness is, you are going to mark it in your own chart book. So it is a personal request. One more time I am telling you, please keep your chart books in your hand. For those students who do not have the chart book, what you can do is then you should have your main book at least in front of you all, ताकि at least main book में जो भी markings रहेंगे वो आप कर सकते हो, ठीक है? हाँ या ना? Yes or no guys? Everyone has to be involved in the revision process. याद रखना, this revision is for you, not for me. So please answer each and every question. Come on. Starting with the first point, can you all tell me what do you mean by a contract? What is the definition of a contract? Come on. An agreement enforceable by law. So contract is equal to dash plus dash. Come on. Agreement plus enforceability by law. हर कोई agreement क्या contract बनेगा ऐसा जरूरी है? नहीं. But क्या हर contract में agreement होता है? So मुझे बताओगे broader term कौन सा है? Agreement या contract? So can I say every contract has an agreement, but every agreement may not be a contract. It may or it may not be a contract. अच्छा, agreement is equal to dash plus dash. बोलो, offer plus acceptance. तो यही offer plus acceptance मिला है और enforceability भी आ जाती है। क्या हमारा बन जाएगा एक contract? हाँ या ना? नेक्स्ट पॉइंट आप लोग मुझे बताओगे, सेक्शन नंबर 10 जो है वो बताता है हमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में विच आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहली बात, क्या अग्रीमेंट का होना जरूरी है? अभी हमने देखा था डेफिनेशन ही कहती है कॉन्ट्रैक्ट की, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 इज दैट देयर शुड बी एन अग्रीमेंट। मुझे बताओ, क्या पार्टीज का कंसेंट फ्री होना जरूरी है?
तो पहली बात तो आपका कंसेंट मतलब मंजूरी मिलना जरूरी है, प्लस दिस कंसेंट शैल ऑल्सो बी फ्री। अब कंसेंट फ्री नहीं होता है इन 5 केसेस। क्या आप बता सकते हो विच 5 केसेस? कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, misrepresentation and mistake. Very good. क्या party should have the capacity to enter into a contract? कब माना जाएगा that you have the capacity to enter into a contract? सेक्शन 10 ये नहीं बताता है, सेक्शन 11 ये चीज बताता है। सेक्शन 11 में 3 पॉइंट्स बताए। when you are a major, sound mind, not disqualified by law. Very good. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या कंसिडरेशन का होना जरूरी है? क्या आप मुझे बता सकते हो कंसिडरेशन का लैटिन वर्ड क्विड प्रो क्यो, जिसका क्या मीनिंग होता है? समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन तो होना जरूरी है, प्लस क्या कंसिडरेशन लॉफुल होना जरूरी है? क्या आपका ऑब्जेक्टिव भी लॉफुल होना जरूरी है? और लास्ट पॉइंट, आपका यस अग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए विच इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 10 के अलावा भी देयर आर सर्टेन जनरल पॉइंट्स विच टॉक अबाउट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कम से कम कितने पार्टीज लगते हैं? कैन दीज 2 parties be natural people? Artificial persons? A combination of a natural and an artificial person. Next, क्या party should have the intention to create a legal obligation? नहीं तो क्या हमारा agreement ही रह जाएगा, हमारा agreement contract नहीं। This happens usually in the case of social or domestic agreements, जहां पे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मतलब अग्रीमेंट तो है प्लस इंटेंशन नहीं है, जिसके वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। देखो नेक्स्ट, कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज को कंप्लाई करना जरूरी है इन सर्टेन केसेस, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग और साइंड होना जरूरी है। सेल और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट शुड बी इन राइटिंग, it shall be signed, it shall be stamped and it shall also be registered. तो जब तक ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती है तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होता। बट दिस इज नॉट इन एवरी केस। अगर आपका वो स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ये फॉर्मेलिटीज का होना जरूरी है, तब तक जब तक ये फॉर्मेलिटीज कंप्लाई नहीं होती है तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, एनफोर्सेबल नहीं होता है। शुड देयर बी अ सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग? सो टर्म्स एंड कंडीशंस शैल नॉट बी वेग, इट शैल बी सर्टन। तो जैसे कि गिव मी 1 liter ऑफ ऑयल। Which oil are you asking? Is it cooking oil, hair oil, motor oil? My terms are not clear. It is vague. तो आपका contract भी valid नहीं हो सकता। And last point, कोई भी contract valid होने के लिए should there be a possibility of performance? Find treasure by magic. I will give you 1 lakh rupees. Make this Mr. X dead person alive. I will give you 5 lakh rupees. Is it possible of being performed? तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कभी बन सकते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट कभी बन ही नहीं सकते। दे आर लैकिंग एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट कम टू चार्ट नंबर 2। ये बात करता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहली बात, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। कौन से 5 टाइप्स? कम ऑन। वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सेबल। वापस से बोलो तो, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, हर वो कोई एसेंशियल जो प्रेजेंट होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली तो वैलिड था बट बाद में ऐसा कुछ हादसा हुआ कि अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, तब हम कहेंगे void contract. Next point number 3, voidable contract. नाम में लिखा है voidable, able to be void. Basically यहाँ पे one of the parties का consent free। अच्छा, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो पार्टीज का कंसेंट कब कब फ्री नहीं होता है? वो 5 केसेस, coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake। वापस से बता सकते हो? coercion,
वेरी गुड. नेक्स्ट पॉइंट. अच्छा, वर्डेबल अग्रीव पार्टी जो है, ओनली दिस पार्टी हैज द एक्शन टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइड. अगर एक्शन नहीं लिया, क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा? हाँ है ना? यस. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल होता है. क्या ये कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड ab initio होते हैं? स्टार्टिंग से ही वॉइड. और लास्ट है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है, बट जैसे ही आप वो टेक्निकल डिफेक्ट को करेक्ट कर लेते हो, क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाता है? Very good. Next point. On the basis of formation, contracts are divided into 5 types. Can you tell me the 5 types? Bolo. Express contract, implied contract, tacit contract, quasi contract. वापस से ये पांचों टाइप्स बोलो तो. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. मैंने कुछ तो कहा है या लिखा है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. इनफैक्ट इंप्लाइड नेचर के 3 टाइप्स हैं. इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, इंप्लाइड और टैसिट में कहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस आर नोन? टैसिट. वेरी गुड. नॉट नोन? इंप्लाइड. कहां पर आप लोग मुझे बताओगे? आर क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. और लास्ट है ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट which has been formed using the electronic mode is known as a e-contract. Yes or no, guys? Yes. On the basis of formation, contracts are divided into 2 types. Executed, executory. वापस से बोलो तो. Executed. जिसको जो करना चाहिए था उसने वो परफॉर्मेंस कर दिया है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. बट अब मुझे आप लोग बताओगे, अगर एक पार्टी का परफॉर्मेंस पेंडिंग है या तो दोनों पार्टीज का परफॉर्मेंस पेंडिंग है, तब उसको कहेंगे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. यही एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 मोर टाइप्स. यूनिलैटरल एंड बायलैटरल. एक ही पार्टी का काम बचा है. यूनिलैटरल, दोनों पार्टीज का काम बचा हुआ है. वेरी गुड. बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. यस और नो गाइस? यस. नेक्स्ट, कम डाउन टू चार्ट नंबर 3 जो बात करता है ऑफर के बारे में. ओके, ऑफर की अगर मैं बात करती हूं, देयर आर 2 पार्टीज, ऑफर और ऑफरी. जैसे ही ऑफरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, ही विल बी नोन एज द एक्सेप्टर. नेक्स्ट, आप लोग मुझे बताओगे, ऑफर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स. कैन यू टेल मी द 5 टाइप्स? जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर and standing offer. Agar offer is open to the public at large, it is known as a general offer. General offer के केस में हमने एक केस लॉ किया था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड केस. यस और नो गाइस? उसमें क्या हुआ था, कंपनी ने एक एडवर्टीजमेंट करी थी न्यूज़पेपर में कि कोई भी हमारे स्मोक बॉल्स अगर परचेज करेगा, इन्फ्लुएंजा उसको नहीं होगा इफ ही इज फॉलोइंग द प्रिंटेड इंस्ट्रक्शंस. Carlyle, a lady, she purchased the smoke balls. She used it, but in spite of that, she contacted influenza, so she claimed the reward. कंपनी ने उसको रिवॉर्ड देने से मना कर दिया, कहते हुए कि हे मिसेस कार्लेल, हमने कभी आपको ऑफर दिया ही नहीं था. अगर हमने कभी आपको ऑफर दिया ही नहीं है, एक्सेप्टेंस का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता. और अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिला है तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है. सो वी आर नॉट लाइबल टू गिव यू द रिवॉर्ड. बट फिर फाइनली इट वॉज प्रूव्ड, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना कहते हुए यस कि अगर आप हमारे प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन यूज करते हो तो ऐसे केस में इट इज नोन एज एन ऑफर. Purchasing the product and following the instructions is an acceptance. तो offer को acceptance है. Agreement enforceable by law is the contract she was eligible, yes, to the reward. Specific offer, अगर कोई specific person और a specific group of persons के लिए ही offer open है, it is known as a special offer. अच्छा मुझे बता,
ऑफर के बदले में आप ऑफर दे रहे हो, काउंटर ऑफर, एंड टू आइडेंटिकल ऑफर्स get exchanged with each other in ignorance of the other's offer is known as a cross offer, and an offer which is open for a particular period of time is known as a standing offer. आप लोग मुझे बताओगे essentials of a valid offer. जब कभी भी आप ऑफर देते हो, क्या आपका इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन? यस और नो गाइज? यस. क्या ऑफर शैल बी डेफिनेट एंड इट शैल नॉट बी वेग. नेक्स्ट, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. याद कीजिए, वेरी गुड. लालमेन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस, वहां पे अगर ऑफर ही कम्युनिकेट नहीं हुआ है, अगर ऑफर ही कम्युनिकेट नहीं होता है, वी कैन नॉट रिगार्ड एज एक्सेप्टेंस एनीथिंग एज एक्सेप्टेंस. तो ऑफर के बाद ही एक्सेप्टेंस मिल सकता है. ऑफर ही कम्युनिकेट नहीं हुआ है, आपके एक्ट को हम एक्सेप्टेंस नहीं कह सकते. Offer shall be made with a view of obtaining the consent, the assent of the other. क्या offer conditional हो सकता है? But acceptance conditional. So मैं ऐसा ऑफर दे सकती हूँ, I am going to give my house on rent only to a vegetarian family. क्या मेरा ऑफर कंडीशनल है? बट क्या ये अलाउड है? Next, offer shall not contain any term, the non-compliance of which will amount to an acceptance. अगर आपने हाँ नहीं बोला एक हफ्ते के अंदर, हम मान ले गए कि आपने एक्सेप्टेंस दे दिया है, ऐसा टर्म आप डाल नहीं सकते. क्या ऑफर जनरल हो सकता है? क्या स्पेसिफिक हो सकता है? बट मुझे बताओ, ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर सेम या अलग अलग? सबसे पहले क्या होता है, उसके बदले में क्या मिलता है, और फिर क्या होता है, और एक्सेप्टेंस के बाद बनता है एक कॉन्ट्रैक्ट अगर देयर इज अ लीगल इंटेंशन. हाँ या ना? सो इन्विटेशन टू ऑफर इज जस्ट अ नेगोशिएशन, so you are giving facts to negotiate so that you get offers. ऑफर्स के बदले में एक्सेप्टेंस, और ऑफर को एक बार एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट इफ देयर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन. ऑफर कैन बी एक्सप्रेस और इट कैन ऑल्सो बी इम्प्लाइड इन नेचर. मैं चाहती हूँ आपकी जो पेन है ना, वो दोनों केस लॉस के नाम आप वहीं पे लिख दो इन द चार्ट बुक. तो पहली बात तो जनरल ऑफर के वहां पे आप कौन से केस लॉ का नाम लिखोगे? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस. कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस. कार्लिल CARLILL वर्सेस, लिखा आपने, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस. और वहां पे मतलब कहां पे? राइट साइड में लिखा है ना, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. वहां पे लिखिए लालमेन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. लालमेन LALMAN शुक्ला SHUKLA वर्सेस गौरी का स्पेलिंग आता होगा दत्त DUTT. ये दोनों भी केस लॉस के नाम आपको याद करने होंगे फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट इज व्हाई आई हैव मेड इट राइट इन द चार्ट बुक. नेक्स्ट चार्ट नंबर 1.4, एक्सेप्टेंस. मुझे बताओ, एक बार ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है? अब आप ऑफर को रिवोक नहीं कर सकते. ऑफर जो है, ऑफर जिस पर्सन को आपने दिया है, क्या वही पर्सन एक्सेप्टेंस दे सकता है? जिस बंदे को आपने ऑफर दिया है, ओनली दैट पर्सन हैज द राइट टू गिव एन एक्सेप्टेंस. नो अदर पर्सन अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सन कैन मेक एन एक्सेप्टेंस. क्या एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल होना जरूरी है? तो देखो, ऑफर और एक्सेप्टेंस याद कीजिए, क्या ऑफर कंडीशनल हो सकता है बट एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं. इनफैक्ट एक्सेप्टेंस हैज टू बी क्वालिफाइड एंड अनकंडीशनल इन नेचर. जैसा ऑफर है वैसा का वैसा ही आपको एक्सेप्टेंस देना नेसेसरी है. नेक्स्ट, क्या एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड? याद कीजिए, वो हमने रेलवे ऑफिसर ने लेटर में एक्सेप्टेड वर्ड लिख दिया और अपने ड्रॉअर में ही लेटर छोड़ दिया.
जब तक कम्युनिकेट नहीं होता है आपका एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं माना जा सकता है. एक्सेप्टेंस shall be in that mode only which was prescribed. It should be within a reasonable period of time. Mere silence is no acceptance. So पहली बात तो एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना जरूरी है, और प्लस एक्सेप्टेंस जो है इट शैल ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड. आप चुप हो, आपकी चुप्पी को एक्सेप्टेंस हम नहीं मान सकते. याद कीजिए वो आलिया वाला एग्जाम्पल. एंड प्लस एक्सेप्टेंस हैज टू बी डन टू दैट पर्सन हु हैज गिवन द ऑफर. अगर थर्ड पार्टी को आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, ऑफर किसी और का है, आपका एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा. एंड एक्सेप्टेंस कैन ऑल्सो बी इम्प्लाइड और इट कैन बी एक्सप्रेस ऑल्सो. यस और नो गाइज? यस. कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. और उसी के बाद हम लोग देखेंगे रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर. देखो, कब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होता है? जब ऑफरी को ऑफर के बारे में पता चलता है, तब माना जाता है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हुआ है, कंप्लीट हुआ है. क्या बोल रही हूं मैं? सुनो मेरी बात वापस से. ऑफर और ऑफरी, जिस दिन ऑफरी को ऑफर के बारे में पता चलता है, उसी दिन माना जाएगा कि हमारा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हुआ है. जहां तक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात है, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है. एज फार एज द ऑफरर इज कंसर्न एंड एज फार एज द ऑफरी इज कंसर्न. तो जब कभी भी ऑफरी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर देता है so that it is out of the control of the offeree, माना जाएगा communication of acceptance is complete as regard the offeror. बट जिस दिन ऑफरर को वो लेटर मिलता है एक्सेप्टेंस का, माना जाएगा आज communication of acceptance is complete as regard the offeree is concerned. Very good. Next, revocation of offer and revocation of acceptance. सबसे पहली बात, ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है? टेक्निकली जब तक एक्सेप्टेंस नहीं मिलता तब तक आप क्या कर सकते हैं? आपके ऑफर को रिवोक कर सकते. एक बार ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. याद कीजिए, जैसे लाइटेड मैचस्टिक इज यस टच टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर, क्या हो सकता है? सिर्फ बूम बूम ब्लास्ट. वैसे ही एक बार ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही बन सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है. तो यस, आप ऑफर कब तक रिवोक कर सकते हो? जब तक एक्सेप्टेंस नहीं मिला है. यस और नो गाइज? यस. Next, unit number 2, consideration. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कंसिडरेशन का लैटिन वर्ड? क्विड प्रो क्यो, जिसका क्या मतलब होता है? समथिंग इन रिटर्न. कंसिडरेशन जो है, टेल मी, shall it move at the desire of the promisor? हाँ है ना? But it may move at the desire of the promisee or any other. इसके लिए हमने एक बहुत फेमस केस लॉ भी पढ़ा था. बोलो केस लॉ का नाम. चिनैया वर्सेस. यहां पे कंसिडरेशन वाज मूविंग एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी. प्रोमिसी, मम्मी जो थी वो प्रोमिसी थी, बेटी जो थी वो प्रॉमिसर थी. बेटी ने प्रॉमिस किया कि हाँ माँ, मैं वादा करती हूँ कि आपके डेथ के बाद अगर आप प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करते हो, हर महीने में मासी को एन्युटी ट्रांसफर करोगी. तो बेटी प्रॉमिसर, माँ प्रॉमिसी. कंसिडरेशन इज मूविंग एट द डिजायर ऑफ द मदर, at the desire of the promisee. प्लीज लिख दीजिए वहां पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और केस लॉ का नाम लिखिए, चिनैया वर्सेस रम. स्पेलिंग CHINNAYYYA, डबल N है और डबल Y है. चिनैया वर्सेस रमैया. डबल A नहीं है, RAMA, रामा, RAMA
और YYA रमैया, चिन्नैया वर्सेस रमैया। कहां पे लिख रहे हो? पॉइंट नंबर 2 के वहां पे, हाँ है ना? कंसिडरेशन मे मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी। नेक्स्ट, क्या कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड हो सकता है? क्या कंसिडरेशन एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है? कैन द कंसिडरेशन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर? अरे हाँ है ना? कंसिडरेशन क्या पास्ट हो सकता है? इंडिया में पास्ट कंसिडरेशन इज ऑल्सो अ वैलिड कंसिडरेशन। प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिड। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं, क्या लॉ मेकर्स को प्रॉब्लम होना चाहिए? कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिड। अगर एडिक्वेट है क्या बात है, बट अगर ना भी है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, हाँ है ना? उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू डू कैन नॉट फॉर्म अ कंसिडरेशन। कोई चीज करने के लिए अगर आप लीगली बाउंड हो, उसी चीज के लिए आप कंसिडरेशन मांग नहीं सकते। एंड द कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड इट कैन नॉट बी इल्यूजनरी। यस और नो गाइज? जैसे कि डिस्कवरिंग ट्रेजर बाय मैजिक, दिस कैन ओनली हैपन इन योर इल्यूजन्स, इट कैन नॉट हैपन इन रियलिटी। ऐसा कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन नहीं होता है। नेक्स्ट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप लोग मुझे बताओगे व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉकिंग अबाउट? ओनली अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन sue upon it। मतलब मुझे बताओ, थर्ड पार्टी हैज नो राइट टू फाइल अ केस अपॉन इट, हाँ है ना? अगर मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, ओनली आई विल हैव राइट्स अगेंस्ट यू एंड ओनली यू विल हैव राइट अगेंस्ट मी। याद कीजिए टॉम, जेरी एंड स्पाइक, हाँ है ना? हो कि नहीं? बट अब इसी जनरल रूल के क्या कुछ एक्सेप्शंस हैं? एक्सेप्शंस है मतलब इन केसेस में, इन 7 केसेस में यू आर नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट स्टिल डू यू हैव अ राइट टू sue अपॉन इट, हाँ है ना? सबसे पहला केस है इन केस ऑफ अ बेनिफिशियरी। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिशियरी हो, तब उस केस में माय डियर फ्रेंड्स, दो यू आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, यू हैव अ राइट टू sue अपॉन इट। फैमिली सेटलमेंट्स, बंटवारा, याद कीजिए, दादा, पापा, बड़े पापा, छोटे पापा, ऑन योर स्क्रीन, याद है या नहीं? तो फैमिली सेटलमेंट में दो यू आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, स्टिल यू हैव अ राइट टू sue अपॉन इट। यस, क्लेम योर राइट्स। नेक्स्ट, इन केस ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट, अक्नॉलेजमेंट और एस्टॉप। तो अगर आपने किसी पर्सन को अक्नॉलेज किया है कि मेरे पास ये बंदे के बिहाफ का पैसा है, अक्नॉलेजमेंट एक बार आप दे देते हो, फिर बाद में आपका कहा हुआ आप पलट नहीं सकते हो। नेक्स्ट, कोवेनेंट रनिंग विथ लैंड। याद कीजिए मिस्टर बीन को, हाँ है ना? कोवेनेंट का मतलब होता है अ कंडीशन अटैच टू द लैंड। तो अगर लैंड से कोई कंडीशन अटैच थी, आपने ओनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, बट फाइनली यू सबलीज्ड इट टू समबडी एल्स, आपको जो टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल थे, उस पर्सन को भी वो टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल हो जाए। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आपका और उनका हुआ था, बट स्टिल वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी ट्रांसफर हो गए, हाँ है ना? कॉन्ट्रैक्ट इस पार्टी और ओनर के बीच में नहीं हुआ है, आपके और सब लेसी के बीच में हुआ है, फिर भी ही विल बी लायबल टू पे द एन्युटी टू द गवर्नमेंट। याद कीजिए 99 इयर्स का लीज लिया था, हाँ है ना? एंड लास्ट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड थ्रू एन एजेंट। वैसे तो हम कहते हैं फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट द प्रिंसिपल इज लायबल, बट अगर कोई एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ एंटर किया, हम ऐसा मानेंगे जैसे कि एजेंट ने नहीं, प्रिंसिपल ने खुद ने एंटर किया है, तो दैट इज व्हाई थर्ड पार्टी कैन डायरेक्टली sue द प्रिंसिपल। वैसे कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया एजेंट ने, बट हम sue कर रहे हैं प्रिंसिपल को। सो इज इट एन एक्सेप्शन टू द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? यस। और कंसिडरेशन का लास्ट टॉपिक है दैट इज नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस। पहले तो जनरल रूल छोड़ो, एक्सेप्शंस बाद में आता है, पहले जनरल रूल बताओ। जनरल रूल बोलता है यूनिट नंबर 1 में अभी हमने देखा था, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड
होने के लिए क्या कंसिडरेशन का होना जरूरी है? इनफैक्ट सेक्शन 10 तो ये भी कहता है कंसिडरेशन तो होना चाहिए, प्लस आपका कंसिडरेशन लॉफुल भी होना जरूरी है. बट इन 7 केसेस even if there is no consideration, still the contract is valid. So please tell me the memory technique of no consideration का exceptions. Come on. पास्ट में जो आपने टाइम पास के लिए लव किया था, जिसमें आपको गिफ्ट में बेल, अब उसको एजेंट के द्वारा चैरिटी में दे. पास्ट इज फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज. ये शायद मेरा स्किप हो गया था क्या? रिवीजन में किया था क्या? पास्ट वॉलंटरी सर्विस. याद कीजिए आप गोवा गए थे, बच्चा डूब रहा है, आपने सेठ जी के बच्चे को बचाया, क्या तुम्हें याद है? तो अब ऐसे केस में पास्ट इज फॉर व्हाट? कम ऑन टेल मी. पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज. टाइम इज फॉर टाइम बार्ड डेट. उसके बाद लव इज फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन. गिफ्ट इज फॉर bail is for bailment, agent is for agency and charity is for charity. अभी ये सातों के सातों पॉइंट डिटेल में रिवाइज कर रही हूँ. 1 नेचुरल लव एंड अफेक्शन. सबसे पहली बात तो इसमें आपको 4 कंडीशंस पूरे करना जरूरी है, तभी आप एक्सेप्शंस में फॉल करोगे. 1, you all are into a near relationship. Yeah, you all have natural love and affection between yourselves. Your agreement is in writing and plus it is registered under law. तब इस केस में even if the contract does not have consideration, still the contract will be a valid contract. Any compensation given for a past voluntary service. वही वो सेठ जी के बच्चे को आपने डूबने से बचाया, बचाने के बाद उन्होंने कंसिडरेशन, कॉम्पेंसेशन जो है, रिवॉर्ड जो है वो आपको दे रहे हैं. वापस रिवॉर्ड के बदले में आपको और कुछ देने की जरूरत नहीं है. ये रिवॉर्ड दिया ही जा रहा है फॉर अ पास्ट वॉलेंट्री सर्विस. नेक्स्ट, एनी प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट. मुझे बताओ, अ डेट विल बिकम टाइम बार्ड आफ्टर अ एक्सपायरी ऑफ 3 years which is given in which act? The limitation act. 3 सालों के बाद आप चाहकर भी इस डेट को रिकवर नहीं. बट अगर कोई टाइम बाद डेट को रीपे करने का प्रॉमिस कर रहा है डेटर, दैट टू इन राइटिंग, तो एंड साइंड, ऑब्वियसली राइटिंग एंड साइंड, तब उस केस में वापस से कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है. एजेंसी, देयर इज नो कंसिडरेशन नेसेसरी टू create an agency. I told you all, however, later on consideration flows from principal to agent in the form of commission and from agent to principal in the form of services. But पते की बात ये है, there is no consideration required to create an agency. Next, a gift given, a completed gift requires no consideration. A charity given requires no consideration. बट चैरिटी के केस में याद कीजिए, एक केस मैंने आपको बताया था, अगर आपने कोई प्रॉमिस किया है चैरिटी का देने का और उस बेसिस पे हमने कुछ खर्चा किया है, तो जितना खर्चा किया उतना पैसा आप रिकवर कर सकते हो. बेलमेंट, बेलर, बेली. बेलमेंट जो है, इट कैन ऑल्सो बी फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन एंड स्टिल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. यस और नो गाइज? यस. Very good. So this was all about unit number 2. आ जाइए to the third unit of the Indian Contract Act. Basically unit 1, 2, 3 make it half of the Indian Contract Act. आपका आधा Indian Contract Act तो आज के सेशन में ही कवर हो जा रहा है. Other essentials of a valid contract. Unit 3 is nothing but it is an extension of unit number 1 का section number 10. हाँ या ना, उसी का वो एक्सटेंशन है और कुछ भी नहीं है. सबसे पहली बात तो ये यूनिट शुरू होता है विद सेक्शन नंबर 11. मुझे बताओ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए शुड देयर बी अ कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो कब माना जाएगा कि आपके पास कैपेसिटी है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? व्हेन यू आर अ मेजर, साउंड माइंड. तो अब तीनों को एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं. सबसे पहली बात अबाउट अ मेजर. मुझे बता, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप माइनर के साथ एंटर करते हो, इट इज वॉइड एब इनिट, क्योंकि एक्ट कहती है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए यू शुड बी अ मेजर. मतलब अगर
आप मेजर नहीं हो, आप कौन हो? माइनर. मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद अ माइनर इज void ab initio. अच्छा, कब माना जाएगा that you are a major? When you have completed 18 years of age. But in certain specific cases, you have completed 21 years of age. देखो, ऐसे तो एक्ट कहती है कि माइनर के साथ एंटर किया गया कॉन्ट्रैक्ट void ab initio. बट अगर कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा माइनर को बेनिफिट्स मिल रहा है, ही इज अ बेनिफिशियरी, तब क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा? मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट जब एंटर किया था वो बालक था, माइनर था. आज वो मेजर हो गया है. मेजर होने के बाद कैन ही रैटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट एंटर ड्यूरिंग माइनॉरिटी? नो. सो नो रैटिफिकेशन इज पॉसिबल आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी. कैन अ माइनर ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी? Even if fraudulently he represented himself as a major, still he has the right to plead his minority. Acha, you can claim the amount of necessaries supplied to a minor. Necessaries में क्या क्या आता है बता दो? Food, shelter, clothing, education, funeral expenses. Yes or no, guys? But a minor will not be personally liable. You can claim the amount from his estate of the minor. अच्छा देखो, next, a contract by a guardian. अगर किसी गार्डियन ने माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, देन सच अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. कैन अ माइनर बी डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट पर्सन? जिस बंदे की कोई लाइबिलिटीज ही नहीं है, क्या वो बंदा कभी इंसॉल्वेंट हो सकता है? यू कैन नॉट create a partnership with a minor, but a minor can be admitted to an existing partnership firm only for the profits. Benefits matlab only for the profits. Can a minor be an agent? Yes. But a minor cannot be the principal, and for the acts of the minor the principal will be liable. In fact, even if the minor exceeds his authority, still he is not going to be liable. याद कीजिए, मैंने वो घड़ी का एग्जाम्पल दिया था. मैं कोई माइनर को बोलती हूँ ये घड़ी 500 से नीचे में मत बेचना, वो 300 में बेच के आ गया. आई कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट हिम. वो सेल हो गया, अब खत्म हो गई कहानी. हाँ या ना? हाँ, अगर मेजर होता तो मैं 200 रुपए रिकवर कर सकती थी, बट माइनर के केस में रिस्क इज ऑल माइन. हु एम आई? प्रिंसिपल. हाँ या ना? बट पते की बात ये है, माइनर क्या एजेंट हो सकता है? अ माइनर कैन बी एन एजेंट. A minor cannot bind his parent or the guardian. ये lawful बात है, मैंने आपको बोला था morally कुछ भी हो सकता है. हाँ या ना? Next, you can enter into a joint contract with a minor, but हाँ मतलब joint, you are a major and you can enter into a joint contract with a minor, but इस केस में भी minor liable नहीं होगा, पूरी जिम्मेदारी major की ही होगी. A guarantor, a surety can never be a minor. Okay. A minor cannot be a shareholder. But इसके बारे में हम लोग डिटेल में कंपनीज एक्ट में पढ़ने वाले हैं. And last is liability for a tort. Civil wrong के लिए a minor can be held liable, but if he is an agent in doing a civil wrong, then we will not catch hold of him, we will catch hold of his principal. Yes, very good. Next, person of sound mind. अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट करने का कैपेसिटी होता है टू अ पर्सन हु इज हैविंग साउंड माइंड. मतलब अ पर्सन हु इज हैविंग अनसाउंड माइंड कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अनसाउंड माइंड, permanently unsound, temporarily unsound. If a person is permanently unsound, he can never enter into a valid contract. But if a person is temporarily unsound, मतलब sometimes sound, समटाइम्स अनसाउंड, वो पीरियड जब वो साउंड है तब वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है. बट वो पीरियड जहां पे उसका माइंड अनसाउंड है, कॉन्ट्रैक्ट इज void ab initio. Yes or no, guys? Yes. And there are certain people who are disqualified by law to enter into a contract, जैसे कि a foreign souvenir, an ambassador, a convict मुजरिम जो है, a lion enemy, an insolvent person cannot enter into a valid contract. Yes or no, guys? Yes. Next,
कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या फ्री कंसेंट होना जरूरी है? पहले तो कंसेंट मतलब कंसेंसस एड इडियम. कंसेंसस एड इडियम का क्या मतलब होता है? मीटिंग ऑफ माइंड्स, मतलब थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम. कंसेंट होना तो जरूरी है, प्लस आपका कंसेंट फ्री होना भी जरूरी है. कंसेंट फ्री नहीं होता इन 5 केसेस. क्या आप बता सकते हो 5 केसेस? कोर्शन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, सबसे पहली बात कोर्शन. आप बताओ फिजिकल प्रेशर है या मेंटल प्रेशर है? अच्छा फिजिकल प्रेशर है, बट फिर भी क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एबल रहेगा एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी. यहां पे ईदर यू आर थ्रेटनिंग और अप्लाइंग टू थ्रेटन, ओके, to destroy the property or causing harm to a particular person. Any act which is also an offense under the IPC will come under coercion. जैसे कि a threat to commit suicide will also come under coercion. Coercion can either be exercised directly or indirectly. Coercion अगर आप किसी के against exercise कर रहे हो, it is not necessary that you all are having a relationship. Can also be between people who have no sort of relationship with each other. Yes or no guys? अरे बोलो ना. Coercion के केस में कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? voidable at the option of the aggrieved party. Undue influence में प्रेशर बताओ फिजिकल है या मेंटल है? क्या पार्टीज के बीच में some sort of relationship है? Does it exist? अरे बोलो ना. Undue influence में भी कॉन्ट्रैक्ट is voidable at the option of the aggrieved party. ये जो relationship है, it should be such that one party is in a position to dominate the will of the other, and this relationship can be either real and apparent. Real and apparent जैसे कि master and servant, मतलब मालकिन और उसका नौकर. Real and apparent है. We can understand on the face that Malkin is in a position to dominate the will of the servant, or it could be a fiduciary relationship, जैसे कि a lawyer and his client. Fiduciary मतलब a relationship of trust and confidence. There could be a mental distress. याद कीजिए बूढ़े पिताजी और youngest son को इनकी कमजोरी का फायदा हमने उठाया है प्रॉपर्टी अपने नाम पे करने के लिए. एंड द लास्ट इज अनकॉन्शियसनेबल बार्गेन्स. यस और नो गाइस? यस. नेक्स्ट कोर्शन हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया. चार्ट नंबर 9 पे आ जाओ, विच इज रिलेटिंग टू फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन एंड ऑल्सो मिस्टेक. फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन को एक साथ पढ़ाना चाहती हूँ. सबसे पहली बात तो मुझे बताओ, दोनों भी केसेस में चाहे फ्रॉड है या मिसरिप्रेजेंटेशन है, क्या बातें झूठी बोली गई है? फर्क इतना है, एक जगह पे जानबूझ के झूठ बोला और एक जगह पे गलती से मिस्टेक हो चुका है. मुझे बताओ कहां पे इंटेंशनली झूठी बातें बोली है और कहां पे इनोसेंटली झूठी बातें बोले गए. बट चाहे इनोसेंटली है या चाहे वो इंटेंशनल है, क्या आपके साथ धोखा हुआ है? तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट इज voidable at the option of the aggrieved party. Yes or no guys? Yes. Mere silence does not amount to fraud. Only when it is your duty to speak and you remain silent, then your silence will amount to fraud. In 5 cases, it is your duty to speak. और इन 5 केसेस में अगर आप चुप रहते हो, your silence is going to amount to fraud. Can you tell me the memory technique? Come on. Relationship share करने से मैरिज होती है और फिर फैमिली बन जाती है और फिर फैमिली का इंश्योरेंस हम लेते हैं. तो सबसे पहली बात, रिलेशनशिप इज फॉर fiduciary relationship. Marriage is for contract of marriage. Family is for family settlement. Insurance is for
और कुछ बचा हुआ है? शेयर इज फॉर शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट. वापस से मुझे बोलो. रिलेशनशिप इज फॉर फिड्यूशरी रिलेशनशिप. शेयर इज फॉर शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट. मैरिज इज फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज. फैमिली इज फॉर फैमिली सेटलमेंट एंड इंश्योरेंस इज फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. वेरी गुड. एक एक करके बताती हूँ. फिड्यूशरी रिलेशनशिप. फिड्यूशरी मतलब रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने झूठ बोला है जो रिश्ता ही ट्रस्ट से बना है, देन माय डियर फ्रेंड्स योर साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जैसे कि फायर इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है. इट इज योर ड्यूटी टू डिस्क्लोज द मटीरियल फैक्ट्स, एवरी मटीरियल फैक्ट्स अबाउट योरसेल्फ अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो, या तो अबाउट योर गुड्स अगर फायर इंश्योरेंस है तो. तब ऐसे केस में अगर आप चुप रहते हो, योर साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड. Contract of marriage, it is your duty to disclose every material fact, then only your contract will be valid. फैमिली सेटलमेंट के वक्त भी आपको सारा फैक्ट बताना होता है कि कितनी इनकम, कितनी जायदाद, कितनी प्रॉपर्टी कहां पर आपकी है, और उसी के हिसाब से फैमिली सेटलमेंट बंटवारा किया जाएगा. कोई भी इनकम आपने छुपाई है, योर साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड. एंड शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जब कभी भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, दिस प्रोस्पेक्टस शैल कंटेन द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ. Yes or no guys? And your silence will amount to fraud. मिस्टेक के लिए एक बड़ा सा चार्ट मैंने आपको दिया था, याद कीजिए. मिस्टेक दो तरीके की हो सकती है. मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट. मिस्टेक ऑफ लॉ कैन बी इंडियन लॉ or foreign law. If it is a mistake of Indian law, it is no excuse at. हाँ है ना? It is no excuse that मतलब contract will be a valid contract, but if it is a mistake of a foreign law, it will be treated as a mistake of fact and the contract is going to be void ab initio. ये mistake of fact भी ना, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल. अगर यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. याद कीजिए, नकली मोती का नेकलेस, गलती शॉपकीपर की नहीं थी, गलती आपकी थी. यूनिलैटरल मिस्टेक है, आपका समझने में गलत हो गया है, तो इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है. क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा? बट जहां तक बायलैटरल मिस्टेक की बात है, क्या कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिमेन, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो. कॉन्ट्रैक्ट विल बी void ab initio. यही bilateral mistake can be mistake relating to quality, quantity, existence, identity, title और price. इसमें से कोई भी bilateral mistake fact का अगर हुआ है तो contract is void ab initio. Yes or no guys? Yes. Next, the 10th chart. लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या आपका ऑब्जेक्टिव एज वेल एज कंसिडरेशन लॉफुल होना जरूरी है? हाँ या ना? 6 केसेस में देखो, 6 केसेस में आपका ऑब्जेक्टिव लॉफुल नहीं होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो. 1, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ, कोई चीज लॉ ने फॉरबिडन की है, प्रोहिबिट की है, और वही चीज करने का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो, क्या ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है? और कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? वॉइड एब इनिशियो. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है वो करना तो अलाउड है, बट इट इज डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ सम अदर लॉ. परचेसिंग द एसी विदाउट पेइंग जीएसटी. एसी परचेज करना अलाउड है, बट जीएसटी ना पे करते हुए आई एम डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी एक्ट. कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, सो इट इज वॉइड एब इनिशियो. वेरी गुड. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसका इंटेंशन फ्रॉड्यूलेंट है इन नेचर, जैसे कि हमने एंटर किया अ कॉन्ट्रैक्ट टू स्मगल गुड्स, हमारे इरादे फ्रॉड्यूलेंट है, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो. व्हाई इट इज वॉइड एब इनिशियो? बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज अनलॉफुल इन नेचर. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसके द्वारा इट इज कॉजिंग इंजरी टू अ पर्टिकुलर पर्सन और द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन विल इट बी वॉइड एब इनिशियो. जैसे कि इतनी मेहनत से बनाई हुई मैंने ये चार्ट बुक जो मेरी कॉपीराइटेड है, आप कॉपी पेस्ट कर लेते हो और अपना नाम लिख देते हो और बेचना चालू कर देते हो अपने नाम पे. क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब अनलॉफुल है। याद रखना ये सारी चीजें अनलॉफुल है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड एब इनिशियो है, प्लस इट इज गोइंग टू बी लीगली पनिश्ड ऑल्सो, हाँ है ना, यू आर गोइंग टू बी, यस इट इज इलीगल ना, सो यू आर ऑल्सो गोइंग टू बी पनिश्ड अंडर लॉ। नेक्स्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसका कंसिडरेशन इज कंसिडर्ड टू बी एज इमोरल बाय द कोर्ट, याद कीजिए पति पत्नी और वो, हाँ है ना, यस आपने पत्नी को पैसे दिए पति से तलाक लेने के लिए, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव जो है वो इमोरल है, contract is void ab initio, and any contract जो opposed to public policy है वो भी contract valid नहीं। कौन से opposed to public policy है, अब इसके भी बहुत सारे सब points हैं, 8 points है। 1 नहीं अच्छा पहला ठीक है, trading with enemy। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स मैंने साथ में पढ़ाए थे, याद कीजिए, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन एंड इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। कौन सा केस फाइल करने के पहले हो रहा है, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, विच इज ड्यूरिंग द केस, इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। Maintenance and shampati is allowed under the Indian law if the case is a bona fide case. देखो मेंटेनेंस में आप क्या कर रहे हो, सिर्फ पैसे दे रहे हो इन ऑर्डर टू मेंटेन द केस, बट शैम्फटी में आप कुछ हिस्सा भी मांग रहे हो, कुछ बेनिफिट भी मांग रहे हो। अगर आपका केस बोनाफाइड है मतलब जेन्युइन है तो मेंटेनेंस एंड शैम्फटी इज अलाउड। तो अब आप बोलोगे मैम आपने अनलॉफुल ऑब्जेक्ट में क्यों पढ़ा है, बिकॉज इफ द केस इज नॉट जेन्युइन इट इज अ मैलाफाइड केस, और अगर आप मेंटेनेंस या शैम्फटी के लिए पैसे दे रहे हो तब आपका ऑब्जेक्टिव इज ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेज, ऑफिसेज प्लीज करेक्ट दैट, ऑफिसेज। मैंने पद्म विभूषण के अवार्ड के लिए पैसे दिए थे, मतलब बेसिकली आई एम नॉट एन एलिजिबल कैंडिडेट, मैंने वो रिवॉर्ड खरीदा है, तो मेरा ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी, void ab initio। agreements tending to create a monopoly, याद कीजिए मैकडॉनल्ड्स एंड बर्गर किंग, कोक एंड पेप्सी, yes or no guys, yes। मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट, आलिया और आरके को याद कीजिए, मतलब यू आर एक्टिंग लाइक अ मिडिल मैन, अ ब्रोकर टाइप, कि मैं इसे सेटिंग करवा के दे दूंगा तू मुझे पैसे दे दे, सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउड नहीं है। एंड लास्ट is interest against obligation, you cannot ask for money for what you are legally bound to do। अगर आप legally कोई चीज करने के लिए bound हो तब ऐसे केस में उसी के लिए consideration मांगना is opposed to public policy, contract is void ab initio। Next, there are certain agreements which are expressly declared as void, yes or no guys। 1 restraint in marriage, look every person if he is a major according to the law of marriage, matlab girls once they have completed 18 years, boys once they have completed 21 years of age have the right to get married। if you are restricting any person to get married, such a contract is expressly declared as void, agreement void hai, मतलब contract void ab initio, except if you are restricting a minor from getting married। so restricting a minor from getting married is legally allowed under the Indian law। next, agreement in restraint of trade is a void agreement। every person has the right to choose his profession, trade or business occupation, मतलब you cannot force someone to do a particular business, trade or profession or not do a particular business, trade or profession। मतलब restraint in trade is not allowed according to Indian law, but इसी general rule के 3 exceptions है। 1 sale of तो अगर there is a sale of goodwill और अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस रीजनेबल रखते हो, रीजनेबल लोकेशन, रीजनेबल समय, देन दिस रिस्ट्रेंट इन ट्रेड इज लीगली अलाउड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप ट्रेड, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आउटगोइंग पार्टनर को सिमिलर बिजनेस करने से रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। एंड द लास्ट एंड थर्ड एक्सेप्शन इज अ सर्विस अग्रीमेंट। तो एन एम्प्लॉई
An employer can bind the employee by the terms of an agreement. Okay, yes, reasonable terms of the agreement to not do a similar business if he's leaving the job. Yes or no, guys? Yes. Next. यहाँ पे तीसरा एक्सेप्शन लिख दो ना, पॉइंट नंबर 3 लिखा है क्या वहां पे? सिर्फ 2 ही लिखे ना, तीसरा लिखो, एन अग्रीमेंट ऑफ सर्विस. एन अग्रीमेंट ऑफ सर्विस. तो अगर मेरा एम्प्लॉय मेरे साथ काम कर रहा है, आई कैन रिस्ट्रिक्ट दैट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही इज नॉट स्टार्टिंग अ कंपीटिंग बिजनेस. हाँ है ना? नहीं तो मेरा एम्प्लॉय मुझे ही कंपीट करना चालू कर देगा. तो मैं अग्रीमेंट में लिख सकती हूं कि जब तक तू मेरा एम्प्लॉय है तू कंपीटिंग बिजनेस शुरू नहीं कर सकता. आई कैन रिस्ट्रिक्ट हिम फ्रॉम डूइंग द सेम बिजनेस एंड दिस इज अलाउड. अलाउड और डिसअलाउड? Next, agreement in restraint of legal proceedings. So you cannot restrict absolutely any person from starting a legal proceedings against you. You cannot stop anyone from going to the court. हाँ या ना? क्या आप किसी को रोक सकते हो? नहीं. But इसके exception है, arbitration. Arbitration is legally allowed under the Indian laws. कोई भी अग्रीमेंट जिसका मीनिंग अनसर्टन है दैट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. और एक लास्ट पॉइंट है दैट इज अ वेगरिंग अग्रीमेंट. वेगरिंग अग्रीमेंट इज ऑल्सो वॉइड इन नेचर. हाँ या ना? इनफैक्ट अगर आपका वेगर महाराष्ट्र या तो फिर गुजरात में है तो वो वॉइड के साथ साथ तो इलीगल भी है. मतलब यू आर गोइंग टू बी लीगली पनिश्ड फॉर दैट पर्टिकुलर बेटिंग. हाँ या ना? There are certain transactions which are similar to a waiver, and because they are similar to a waiver, they are considered as void ab initio, a lottery transaction. Even if the lottery transaction is owned by the government, it is void ab initio, but it will not be illegal. But it is still void ab initio. Next agreement which is like that of a wager, like a gamble, is crossword puzzles and competition. जहाँ पे लॉटरी सिस्टम के बेसिस पे विनर को डिक्लेयर किया जाता है और स्किल इन्वॉल्व नहीं है. मेन थिंग. यस और नो गाइस? क्योंकि अगर स्किल इन्वॉल्व्ड है तो वो एक्सेप्शंस में आ जाएगा. हाँ है ना? स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस जिसमें इंटेंशन स्टार्टिंग से ही सेटलिंग ऑफ प्राइजेस था. मेरा गुड्स खरीदने में और बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं था. स्टार्टिंग में मेरा इंटेंशन वाज टू सेटल द प्राइजेस. तो ये अग्रीमेंट भी वेगर है, वॉइड एब इनिशियो है. और लास्ट मैंने आपको बताया था हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन का, जहां पे विनर को प्राइस दिया जा रहा है लेस देन 500 इज वॉइड एब इनिशियो. बट देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट वेगर, एंड इफ इट इज नॉट अ वेगर इट इज अलाउड. It is not a wager. It is not a wager. It is not a wager. And hence it is allowed. कौन सा है ये ट्रांजैक्शन? चिट फंड्स, जैसे वो बीशी पार्टीज होती है ना? हाँ है ना? शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस, गेम ऑफ स्किल्स एंड एथलेटिक कॉम्पिटिशंस जैसे कि केबीसी, एंड लास्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आर अलाउड और डिसअलाउड? Allowed in the eyes of law. So this is all about the revision of unit number 1, 2 and 3. मैं चाहती हूँ एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो. बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने रिवीजन दिया है यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3, एंड आई होप इस रिवीजन सेशन के बाद आप लोगों को काफी कॉन्फिडेंस आया होगा अबाउट दीज 3 यूनिट्स. ऐसे ही हमारे रिवीजन्स एंड तक चलते रहेंगे. नेक्स्ट रिवीजन रहेगा हमारा यूनिट नंबर 4, 5, 6 का, और जैसे जैसे बाकी के एक्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे उनके भी रिवीजन्स होते जाएंगे. तो ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. है ना? बस आज के लिए इतना ही. So this is all about the revision. I hope you like the revision. और अगर आपको ये रिवीजन अच्छा लगा है प्लीज डू लाइक एंड कमेंट, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे और वीडियोस अपलोड करने के लिए. एंड आई वुड लाइक टू थैंक all of you for all the love you have always shown towards me, and thank you so much. Stay inspired, stay blessed, all the very best.